नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 63 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। भारत में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने काबुल हवाई अड्डे पर एक और आतंकवादी हमले की चेतावनी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा, अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में आईएसआईएस के 2 खूंखार आतंकवादी मारे गए और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने रजत पदक जीता। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है, टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश और दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से मन की बात का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शाम 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या जाएंगे। वे लखनऊ से विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंचेंगे। श्री कोविंद अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करने वाले वे देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे। वो रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे, जो आज से शुरू होकर 1 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, श्रृंगवेरपुर, बिठूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर और लखनऊ में आयोजित होगी। रामायण कॉन्क्लेव में प्रातःकालीन सत्र में रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर सारगर्भित व्याख्यान और विचार विमर्श होंगे। सायंकालीन सत्र में रामायण और राम कथा से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां संपन्न होंगी। राष्ट्रपति अयोध्या के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग का पुनर्निर्मित परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जहां से अनगिनत क्रांतिकारियों को देश की आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिली। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए।
जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम उन सभी बेगुनाह बच्चे, बच्चियों, बहनों और भाइयों को याद कर रहे हैं जिनके सपने जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांव-गांव में स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। अमृत महोत्सव में आज गांव-गांव में सेनानियों को याद किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश में जहां भी आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव है, उनको सामने लाने के लिए एक समर्पित सोच के साथ प्रयास हो रहे हैं। देश के राष्ट्र नायकों से जुड़े स्थानों को आज संरक्षित करने के साथ ही वहां नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। जलियांवाला बाग की तरह ही आजादी से जुड़े दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल हो या अफगानिस्तान का संकट, दुनिया ने इसे लगातार महसूस किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हम अफगानिस्तान से अपने भाई बहनों को वापस ला रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 63 करोड़ 67 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 65 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड संबंधी उपाय अगले महीने के आखिर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड के नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी आवश्यक उपाय के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर और जिले में 30 सितंबर तक कोविड रोधी टीके की पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा करने को कहा है। वे कल शाम अहमदाबाद में जिला अवसंरचना कार्यक्रम सलाहकार समिति दिशा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में अपने संसदीय क्षेत्र की जारी कई परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद शहर और जिले में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति का जायजा लिया और उसे और गति देने की अपील की। उन्होंने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जारी करने में 100% लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया। श्री शाह ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने में अहमदाबाद जिले को मॉडल जिला बनाने के लिए अनुरोध किया। प्राकृतिक कृषि पर जोर देते हुए उन्होंने किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने की अपील की। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल में कोविड से संक्रमित लोगों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि कल से राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। कल राज्य में 31,265 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 153 मरीजों की मौत हो गई। केरल में लगातार 4 दिन से प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने कोविड के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए और कहा है कि उन शहरी वार्डों और पंचायतों में विशेष रूप से सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा जहां पर साप्ताहिक संक्रमण का अनुपात 7 से अधिक है। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केरल का दौरा किया था और राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केरल के लिए 3 अरब 2 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। तेलंगाना में कल 325 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 6,57,000 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। कल कोविड और अन्य संबंधित समस्याओं के कारण 2 लोगों की मौत होने से राज्य में कोविड मृत्यु का आंकड़ा 3,869 हो गया है। उधर तमिलनाडु में कोविड के 1,551 नए मरीज सामने आए। राज्य में 1,768 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं कोरोना के कारण 21 लोगों की मृत्यु हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 1,63,230 RT-PCR जांच की गई। कोयम्बटूर जिले में 230 नए रोगियों का पता चला। बिहार में 3,52,52,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,93,83,000 लोगों को पहली डोज और 58,69,000 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि शिक्षकों सहित 50 लाख से अधिक और लोगों का टीकाकरण 5 सितंबर तक हो जाएगा। इस बीच अब तक 7,15,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 63 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। भारत में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने काबुल हवाई अड्डे पर एक और आतंकवादी हमले की चेतावनी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा, अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में आईएसआईएस के 2 खूंखार आतंकी मारे गए। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भावीना बेन पटेल ने रजत पदक जीता। सरकार की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में सुधारों, निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार में सरलता के लिए उठाए गए कदमों के कारण देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में देश में 22 अरब 53 करोड़ डॉलर का कुल विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए निवेश की तुलना में 90% अधिक है। देश में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6 अरब 56 करोड़ डॉलर के मुकाबले 168% बढ़कर 17 अरब 57 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल से जून की अवधि में हुए कुल विदेशी निवेश का सबसे अधिक 27% योगदान ऑटोमोबाइल उद्योग में रहा। ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने शुक्रवार को केंद्रीय बिजली प्राधिकरण और कोयला मंत्रालय के साथ बैठक कर कुछ बिजली घरों में कोयले की कमी को देखते हुए उसकी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। इस सिलसिले में दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैठक में ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण और कोल इंडिया लिमिटेड की एक कोर मैनेजमेंट टीम बनाने का निर्णय लिया गया। बिजली घरों को कहा गया है कि वे कोयले की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों और लोडिंग की प्राथमिकता से संबंधित अनुरोध एक ईमेल पर भेजें ताकि संबंधित विभाग इस सिलसिले में कार्रवाई कर सके। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार वनों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। कल रायपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वन धन योजना के माध्यम से जनजाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में जंगल इलाके में रहने वाले लोगों के जो बहुत बड़ा आजीविका का साधन है, वनोपज का सही कीमत मिले, इसके लिए और स्वयं सहायता समूह अधिक से अधिक बंधन केंद्र के साथ जुड़े और बंधन केंद्र के माध्यम से उसका जो उत्पाद है उन उत्पादों को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाए, उसके तहत काम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल लेह में लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद की सामान्य परिषद के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों की आजादी की यात्रा में संघर्ष और बलिदान हुआ है।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की चुनौतियों का गर्व के साथ सामना किया जाता है। श्री बिड़ला ने कहा कि भारत का संविधान सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 के संबंध में 3 सितंबर 2021 को एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर आशीष लेले ने जलवायु परिवर्तन की भावी शमन रणनीतियों के लिए सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने इन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के बारे में जानकारी दी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जाने माने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सरकार ने इस महीने की 6 तारीख को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण किया था। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी शामिल होंगे। दोनों मंत्री भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, अयाज मेमोन, कैप्टन एनी दिव्या तथा अन्य लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये लोग फिट इंडिया ऐप का इस्तेमाल करते हुए फिट इंडिया अभियान से संबंधित कार्यक्रमों का प्रदर्शन करेंगे। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्र को फिट और स्वस्थ बनाने की कल्पना करते हुए प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। फिट इंडिया अभियान भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का भी आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर काबुल हवाई अड्डे पर एक और आतंकवादी हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जमीनी हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं और हवाई अड्डे पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार है। बृहस्पतिवार को काबुल हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती हमले में करीब 170 व्यक्ति मारे गए थे। अमरीकी सेना ने काबुल हवाई अड्डे पर घातक बम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ISIS खुरासान गुट पर ड्रोन हमला शुरू किया है। पेंटागन ने घोषणा की है कि अमरीकी सेना का ड्रोन हमला काबुल विस्फोट के साजिश करने वाले ISIS खुरासान गुट को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में 2 खूंखार आतंकवादी मारे गए। पेंटागन द्वारा हमले की घोषणा से पहले विदेश विभाग ने नई चेतावनी जारी की थी और अमरीकी सैनिकों से काबुल हवाई अड्डे के 4 दरवाजों से तुरंत हटने को कहा था। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के एक हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस महीने की 23 से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मना रहा है। इस सिलसिले में आज आकाशवाणी पर हिंदी और अंग्रेजी में आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों या कला या संस्कृति पर पुस्तकों की समीक्षा इम्प्रिंट का प्रसारण शाम 4:45 पर परिक्रमा में होगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया जा रहा है। दूरदर्शन पर कल सुबह आजादी का सफर और सागा ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर विशेष कार्यक्रम का भी प्रसारण होगा। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से भुवनेश्वर, देहरादून और अहमदाबाद में स्वतंत्रता संग्राम पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। संगीत और नाटक प्रभाग की ओर से देश भर में आज 100 कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रकाशन विभाग की ओर से लखनऊ में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संग्रामों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि है। इस विलक्षण प्रतिभा ने ओजपूर्ण रचनाओं के जरिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नजरुल का विरोध उस समय शुरू हुआ जब वे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के कराची स्थित 49वें ऑल बंगाली रेजिमेंट में थे। कराची में ही वे बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव में आए। युद्ध के बाद नजरुल अपने गृह राज्य बंगाल लौट गए, ये संकल्प लेकर कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। कुछ वर्षों में ही वे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए। भारत की निर्धनता और पीड़ा उनकी कला चेतना और काव्य कृतियों का आधार बन गई। इस काल की नजरुल की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह अग्नि बीणा की रचनाएं उनकी नव जागृत राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत हैं। अग्नि बीणा की एक कविता है विद्रोही। शीरे हरियामारी नौतो शिरोई शिखरे मात्रे बलबीर বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ভুলোক তুলোক গোলোক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতা। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे। नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। आज ही मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादोनांग की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादोनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादोनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई। उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिनलियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी शुरू की है। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में आप शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अमृत महोत्सव क्विज समाचार प्रभात में कल पूछा जाएगा। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8826546262। इस पर भी आप अपने जवाब भेज सकते हैं। और अब टोक्यो पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भाविनाबेन हसमुखभाई पटेल ने रजत पदक हासिल कर लिया है। महिला सिंगल्स क्लास 4 के फाइनल में भाविनाबेन को चीन की यिंग झाओ से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। भाविना पटेल देश की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक के फाइनल तक पहुंची थी। अन्य मुकाबलों में तीरंदाजी में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले में ज्योति की चुनौती समाप्त हो गई है। उन्हें आयरलैंड के लियोनार्ड कैरी ने 141 के मुकाबले 137 अंकों से पराजित किया। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, अखबारों ने जलियांवाला बाग स्मारक के नवनिर्मित परिसर राष्ट्र को समर्पित किए जाने को आज सुर्खियों में दिया है। लोक सत्य लिखता है, पीएम ने कहा राष्ट्र की बुनियाद मजबूत करने की जरूरत। हरिभूमि ने बॉक्स में खबर दी है 43 करोड़ जनधन खाता धारकों को मोदी सरकार देगी जीवन बीमा और दुर्घटना कवर। बैलेंस नहीं है तब भी मिलेगी 10,000 रुपए तक की रकम। कोविड की देश में स्थिति को अखबारों ने महत्व दिया है। दैनिक ट्रिब्यून और जनसत्ता ने लिखा है गृह मंत्रालय ने चेताया आने वाले त्योहारों के समय न उमड़े भीड़। दैनिक जागरण ने लिखा है जन्माष्टमी में इस बार भी गलियों में झांकियां नहीं सजेंगी। अफगानिस्तान की स्थिति पर भी अखबारों की नजर है। अमर उजाला और राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमेरिका ने 48 घंटे के भीतर काबुल धमाकों का बदला लिया। दैनिक जागरण लिखता है आईएस के 2 साजिशकर्ता ढेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 63 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केरल में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। भारत में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में लगभग दुगना हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने काबुल हवाई अड्डे पर एक और आतंकवादी हमले की चेतावनी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में आईएसआईएस के 2 खूंखार आतंकवादी मारे गए। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।